स्वागत दोस्तों आपका चैनल के साथ आगे सामने मोदी फैसले के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिहार के अंदर एक के बाद एक समीकरण सेट करने के बाद जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एकजुट हो रही है, वैसे ही एनडीए गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर छिड़ा है घमासान। दोस्तों बताएंगे एक और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने एनडीए गठबंधन में अलग होकर चुनाव लड़ने का जैसे ही किया ऐलान, वैसे ही मोदी का बिहार का दौरा करवाया जा रहा है। दोस्तों बताएंगे इसके पीछे डिटेल में आखिर क्या है पूरा मामला दोस्तों। चिराग पासवान को अचानक से तेजस्वी यादव का बयान क्यों पसंद आने लगा है और क्यों उन्होंने सपोर्ट किया है दोस्तों। इसी के साथ में योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने दिया एक ऐसा बयान जिससे पीडीए वर्सेस बीजेपी के बीच में हो रहा है जबरदस्त तरीके का मुकाबला। दोस्तों बताएंगे बैकफुट पर है भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा में बीजेपी का सहयोगी ही लड़ने वाला है चुनाव दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में परिवर्तन से कोई नहीं रोक सकता तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में नहीं चाहिए एनडीए सरकार लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जैसे ही महागठबंधन बना और महागठबंधन की सारी पार्टियों ने बैठकर 3 कमेटियों का ऐलान कर दिया दोस्तों और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई, तो पूरी तरीके से महागठबंधन बिहार इलेक्शन को लेकर मजबूत नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ विपक्षी पार्टियां सारी एकजुट होकर एक सुर में सारे मुद्दे उठा रही है दोस्तों, जिसके कारण बिहार में बीजेपी और एनडीए गठबंधन बैकफुट पर है। यही बड़ा कारण दोस्तों कि एनडीए गठबंधन में अब सीट बंटवारे को लेकर तगड़ा घमासान मच चुका है दोस्तों। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का खुला ऐलान कर दिया है और 440 वोट का झटका एनडीए गठबंधन को दिया गया है दोस्तों। वहीं पर जीतन राम मांझी भी 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं जिनके पास मात्र 2 विधायक है दोस्तों। वहीं पर एलजेपी यानी रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी ने 40 सीटों की डिमांड की है जिनके पास मात्र 1 विधायक है। तो ऐसे में इस हिसाब से अगर सीटों का बंटवारा होता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की सीटें मिलानी पड़ेगी दोस्तों भाजपा को अपने सहयोगियों को देने के लिए। यही बड़ा कारण है कि अब बगावत तो होना शुरू हो चुका है। तो अब चिराग पासवान के साथ भी बीजेपी ने धोखा किया है दोस्तों। चिराग पासवान ने बयान देते हुए कहा था कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन जब चिराग पासवान बिहार पहुंचे तो एक भी बीजेपी के नेता ने उनको सपोर्ट नहीं किया दोस्तों और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे इस तरीके का दावा कर दिया। चिराग पासवान के साथ खेला हो गया खुलकर, उन्होंने बोल भी दिया था कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी ठोक रहे थे, लेकिन बीजेपी ने साथ नहीं दिया। तो अब चिराग पासवान भी तेजस्वी यादव के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं दोस्तों। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव का समर्थन किया है। तेजस्वी यादव ने 2 दिनों पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी वैसे ही बिहार के अंदर शराबबंदी को बंद कर दिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद अब तेजस्वी यादव के बयान के समर्थन में चिराग पासवान ने कहा कि ताड़ी के मुद्दे पर कि तेजस्वी यादव के स्टैंड के साथ हम लोग खड़े हैं, नीतीश कुमार के फैसले का समर्थन नहीं करेंगे। चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी बिहार में सरकार का हिस्सा नहीं है बल्कि वे सिर्फ केंद्र सरकार में भागीदार है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों क्या चिराग पासवान ने बीजेपी और नीतीश कुमार को भी अब आंखें दिखाना शुरू कर दिया है दोस्तों। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को अचानक से बिहार के दौरे पर जा रहे हैं दोस्तों। यानी इन सारे बयानों को देखिए और पार्टी के नेता जिस तरीके से एनडीए में बगावत के संकेत दे रहे हैं, उसके बाद मोदी ने अचानक से देश के राष्ट्रीय मुद्दे को छोड़कर बिहार जाने का फैसला लिया है दोस्तों। इससे पहले भी पहलगाम जिस दिन हुआ था उसके अगले दिन ही नरेंद्र मोदी बिहार में कार्यक्रम करने के लिए पहुंच गए थे। ऐसा लग रहा है कि मोदी और बीजेपी के लिए बिहार का इलेक्शन पहलगाम के मुद्दे से भी बड़ा है दोस्तों। आपको जो भी लगता है दोस्तों जरूर लिखिएगा इस पूरे मामले पर, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है दोस्तों जिससे यह तय हो चुका है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी वही गलती दोहरा रही है जो वीर बहादुर सिंह, वीपी सिंह और राजनाथ सिंह ने किया था, खुल्लम खुल्ला जातिवाद को प्रमोट किया था दोस्तों। इसी तरीके का बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता का उत्तर प्रदेश से सामने आया है। आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन और करणी सेना के बीच के विवाद को लेकर योगी सरकार के मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है दोस्तों जिससे अब पीडीए समाज के बीच में क्लियर कट मैसेज जा रहा है कि बीजेपी के लोग किनके साथ खड़े हैं दोस्तों। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन पर हमले के बाद उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, यानी हुड़दंग मचाने वाले, गुंडागर्दी करने वाले लोगों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों की तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने इसका विरोध किया। इसका विरोध अब पूरे देश में होगा। रघुराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कह दिया कि ठाकुरों से पंगा लेना महंगा पड़ेगा। रघुराज सिंह ने कहा कि यह मुगल की नाजायज औलाद है, उनके साथ होना ही है क्योंकि यह अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं है। मुगलों को, आक्रांताओं को अपना बाप कहते हैं केवल वोट के खातिर, इसलिए उनके साथ ऐसा ही होगा। जहां भी जाएंगे पूरे देश में यह स्थिति बनेगी। कुल मिलाकर दोस्तों योगी सरकार के मंत्री है जो खुलेआम दलित समाज से आने वाले एक राज्यसभा के सांसद के लिए ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों और मीडिया के सामने कर रहे हैं बिना किसी डर के। और अभी तक पार्टी ने ना तो कोई नोटिस दिया है, ना ही योगी आदित्यनाथ या फिर किसी और ने कुछ कहा है दोस्तों। इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी के लोग अपने मंत्री के बयान का समर्थन करते हैं, यानी दलित समाज के एक राज्यसभा के सांसद के अपमान को बीजेपी का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि यह साफ तौर पर जातिवाद को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम दलित विरोधी मानसिकता को प्रकट कर रहे हैं दोस्तों। यहां तक कि एक राज्यसभा के सांसद की जान पर खतरा था और गुंडागर्दी करने वाले लोगों को पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे डालने की जगह उनकी तारीफ की जा रही है और उन्हें हीरो बताने की कोशिश की जा रही है। यानी आप समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से ताक पर रखने वाले और खुलेआम गुंडागर्दी करने वालों को केवल जाति के नाम पर सपोर्ट कर
रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो मंत्री है योगी सरकार में। खुले तौर पर करनी सेना के द्वारा की जा रही हरकतें अब पीडीए गठबंधन के लोगों के लिए क्लियर कट मैसेज है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि पीडीए समाज के लोगों को आप समझना चाहिए कि कैसे जातिवाद के आधार पर एक राज्यसभा के सांसद को भी नहीं बख्शा जा रहा है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और दोस्तों जरूर लिखिएगा इस पूरे मामले पर और योगी सरकार पर आपकी क्या राय है दोस्तों। साथ साथ उड़ीसा के मयूरभंज के अंदर जगत सिंह जिले के अंदर सैकड़ों भाजपाई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भगत चरण दास के मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी अजय कुमार लल्लू की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। आपको बता दें कि उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी का एक नया ही रूप देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कैसे काम कर रही है और कैसे ग्राउंड स्तर पर ऑपरेट हो रहा है पूरा सिस्टम, इसकी सीधी निगरानी प्रियंका गांधी के अंतर्गत है दोस्तों। प्रियंका गांधी के ही कहने पर अजय कुमार लल्लू को प्रभारी बनाया गया और उसके बाद अजय कुमार लल्लू पूरे उड़ीसा कांग्रेस को एक्टिव कर रहे हैं दोस्तों। विधानसभा में बीजेपी को घेरने से लेकर 5000 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे होने से लेकर हर गली हर चौराहे पर उड़ीसा कांग्रेस लड़ाई लड़ती नजर आ रही है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि भारी संख्या में बीजेपी के नेता भी अब कांग्रेस पार्टी का रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी एक विकल्प है। अब उड़ीसा में बीजू जनता दल नाम की कोई पार्टी नहीं बची है। आपको जो भी लगता है दोस्तों अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ गोदी मीडिया वाले जिस तरीके से पहलगाम के मुद्दे पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उल जुलूल कुछ भी कार्यक्रम चला रहे हैं दोस्तों, ऐसे में एक चीज जो सबसे ज्यादा देखी जा रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के किसी भी बयान को ट्विस्ट करके पूरा माहौल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बनाया जा रहा है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को जब ये खबर मिलती है तो उन्होंने पार्टी के नेताओं के लिए दिशा निर्देश जारी किया है दोस्तों। कांग्रेस के सांसद लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बात से नाराज है कि पहलगाम वाले मामले को लेकर कुछ कांग्रेसी पार्टी के नेता ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे मीडिया वालों को उसे अलग तरीके से मिस इंटरप्रेट करने का मौका मिल जा रहा है और इससे कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हो रही है। और यही बड़ा कारण है कि अब कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का बयान आया है दोस्तों। कांग्रेस के कुछ नेता मीडिया से चर्चा कर रहे हैं, वे केवल अपनी व्यक्तिगत राय देते हैं, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ऐसे अत्यंत संवेदनशील समय में इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि केवल CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बयान को ही अधिकृत कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के विचार के तौर पर देखा जाए। युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धरमैया ने जो ये बयान दिया था दोस्तों, इसे लेकर भी मीडिया अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बताने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं बातों पर ध्यान रखने के लिए पार्टी की ओर से आदेश जारी किया गया है। साथ साथ पहलगाम के हमले के बाद सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे, इस बात पर भाजपाइयों को जवाब देना चाहिए दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से ये सवाल उठाया है दोस्तों। पहलगाम हमले के बाद सर्वदलीय बैठक में नहीं आने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर खड़गे का हमला, कहा यह शर्म की बात है। आपकी क्या राय है दोस्तों? मोदी को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए और मीडिया वाले मोदी से सवाल पूछने की जगह उल्टा विपक्ष को ही घेर रहे हैं और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी को दोषी बता रहे हैं दोस्तों। कुछ ऐसे अजूबे हैं जो इस तरीके का उलझुल दावा कर रहे हैं दोस्तों। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने रविवार को चंडीगढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगजीत सिंह सांगवान को हरियाणा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है दोस्तों। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार भी मौजूद रहे। त्यागी ने 4 मई को पंजाब में पार्टी के विस्तार की योजना का भी ऐलान किया है दोस्तों। कुल मिलाकर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए ही राष्ट्रीय लोकदल मैदान में उतरा है दोस्तों। आपको क्या लगता है, क्या जानबूझकर राष्ट्रीय लोकदल को हरियाणा में एक्टिव किया गया है दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य ने अपने हाथों में बड़े चुने हुए हाथ पकड़ रखे हैं। दरअसल दोस्तों एक तस्वीर सामने आई है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य के साथ में योगी सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नंदकिशोर गुर्जर है, तो दूसरी तरफ दोस्तों जौनपुर के बदलापुर से बीजेपी के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा है। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ा बयान दिया था दोस्तों और कहा था कि 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। और सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने प्रशासन के द्वारा जो अराजकता दिखाई जा रही है, प्रशासन के द्वारा जो एक तरफा फैसला लिया जा रहा है, विधायकों का कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है, ये बड़ा कारण बताया है दोस्तों। कुल मिलाकर जो योगी आदित्यनाथ सरकार का विरोध कर रहे हैं वो 2 नेता केशव प्रसाद मौर्य के साथ नजर आ रहे हैं दोस्तों। इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को भेज रहे हैं दोस्तों। आप लोग 2 शब्द जरूर लिखिएगा इस पूरे मामले पर। अगर आप भी मानते हैं कि योगी सरकार के अंदर जो नेता नाराज चल रहे हैं वे सारे के सारे केशव प्रसाद मौर्य के साथ क्यों दिखते हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा कारण तो जरूर होगा दोस्तों। क्या 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी में 2 अलग अलग खेमे फिर से सामने आएंगे? साथ साथ जेएनयू के छात्र संघ चुनाव में कांटे की टक्कर में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी लेफ्ट पार्टी के आईसा संगठन ने चुनाव जीत दर्ज की है दोस्तों। यहां पर जेएनयू के इलेक्शन पहले तो नहीं करवाए जा रहे थे, सुरक्षा का हवाला दिया जाता, हालांकि बाद में इलेक्शन करवाए गए तो लेफ्ट पार्टियों के सारे संगठनों ने कहा कि वो इस बार एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एबीवीपी वालों को लगा कि शायद इस बार पहली बार जेएनयू में इतिहास रचेंगे और सारी की सारी सीटें जीत जाएंगे दोस्तों। सारे लेफ्ट संगठन अलग अलग चुनाव लड़े, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। जो अंतिम रिजल्ट आए हैं उसके अनुसार 4 सीटों में से 3 सीटें लेफ्ट पार्टी जीत गई है, जबकि मात्र 1 सीट बीजेपी को मिली है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार आईसा ने 3 उम्मीदवार जितवाए हैं अपने, जिसमें जेएनयू के अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार को चुना गया है दोस्तों, जो बिहार के रहने वाले हैं। लोगों ने
उनको जमकर वोट दिया और महासचिव के पोस्ट पर मुंतेहा को वोट दिया गया और एबीवीपी के मीना ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर चुने गए। अब जेएनयू से एक अच्छा मैसेज बिहार के अंदर गया है, खासकर दोस्तों जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं कि उनके समर्थन में जेएनयू के लोग तो खड़े हैं, बल्कि बिहार के एक व्यक्ति को चुनाव में जिताकर भेजा गया है। तो मैसेज बिहार के लोगों के लिए भी है, जनता के लिए भी है कि बिहार भी उन्हीं के साथ नजर आए जिनके साथ जेएनयू नजर आ रहा है, जहां पढ़े लिखे लोगों के बीच में इंडिया अलायंस को तगड़ा समर्थन मिल रहा है। दोस्तों तब उम्मीद कर रहे हैं कि ये पूरा मामला एक पॉजिटिव मैसेजिंग के तौर पर नजर आएगा, खासकर इंडिया अलायंस के लिए। बिहार के चुनाव से पहले ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी की संविधान बचाओ रैली सोमवार को राजस्थान के जयपुर में आयोजित की गई। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े किए। खड़गे ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सर्वदलीय बैठक में मोदी नहीं आए। इसके बाद दोस्तों उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अमित शाह ने संसद के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर नफरत करने वाला बयान दिया था। अंबेडकर जितना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह के इस बयान के बाद से बीजेपी के लोग बैकफुट पर थे दोस्तों, और वापस से इन्हीं बयानों को याद करवाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी के लोग जब तक अमित शाह से माफी नहीं मंगवाएंगे तब तक कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाती रहेगी। दोस्तों ये बाबा साहब अंबेडकर का अपमान है, चाहे बीजेपी जितना खाना पूर्ति कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि भाजपा के लोग बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा से नफरत करते हैं। साथ साथ दोस्तों खड़गे ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं भी हिंदू हूं, मेरा नाम तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अमित शाह और मोदी दलितों और पिछड़ों को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दलित झुकने वाला नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रधानमंत्री से पूछा कि पहले पुलवामा में हमला हुआ, अब पहलगाम में हमला हुआ, ये चूक कहां हुई? मोदी जी आपने जो वादा किया था उसका क्या हुआ? एक के बदले 100 सिर लेकर आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गांधी परिवार का बचाव करते हुए कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जो हमला किया जा रहा है, गांधी परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है। पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए अपनी जान दे दी है। आज उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। सचिन पायलट ने संविधान पर हमला करने का विरोध करते हुए कहा कि बीजेपी संविधान को कमजोर कर रही है। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए महाराष्ट्र के वोटर्स को लेकर भी कई सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों इसी के साथ में बीजेपी के अध्यक्ष पद का चुनाव टाल दिया गया है। दोस्तों दुनिया में ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन चल रहा है कि कब दुनिया खत्म होगी या कब बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाएगा, क्योंकि बार बार कोई गोदी मीडिया का एंकर आकर दावा करता है कि इतने तारीख को बीजेपी का अध्यक्ष आ जाएगा, यानी नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। फिर दूसरा आकर दूसरा डेट देता है, तीसरा आकर तीसरा डेट देता है। दोस्तों ये लगातार चलते चला आ रहा है और अभी तक बीजेपी के अध्यक्ष पद पर चुनाव कब होगा और कब नया अध्यक्ष आएगा इस बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन सब हवा में तीर चला रहे, खासकर गोदी मीडिया के लोग दोस्तों, और जो तारीख बता रहे हैं वो सारे फेल होते चले जा रहे हैं। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिल गई है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने अभी अपने अध्यक्ष पद का चुनाव टाल दिया है। जगत प्रकाश नड्डा 2020 में अध्यक्ष बने थे, तब से लगातार अध्यक्ष बने हुए हैं। बीजेपी को केंद्र में मेजोरिटी भी नहीं मिली, इसके बावजूद नड्डा को हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे मोदी और शाह। सूत्रों का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई तनाव के बाद ये फैसला लिया जा रहा है। दोस्तों हालांकि सबको पता है कि ये फैसला पहलगाम के मामले को लेकर नहीं बल्कि बीजेपी में आपस में छिड़े विवाद को लेकर है। दोस्तों जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट इससे जुड़े भी आगे आप तक लगातार पहुंचाते रहे। और दो शब्द आप भी इस पूरे मामले को लेकर जरूर लिखेगा। साथ साथ राजस्थान में बीजेपी के अलवर के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कांग्रेस पार्टी के दलित समाज के नेता का अपमान किया था। दोस्तों इसके बाद बीजेपी पर दबाव बनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने तब जाकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया दोस्तों। लेकिन अब बीजेपी के पूर्व नेता ने अपनी ही पार्टी को एक्सपोज कर डाला है। दोस्तों उन्होंने एक बयान जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि दुनिया कितनी अनंत है पर दुष्टों का अंत है। कुदरत की लाठी जब पड़ती है आवाज नहीं आती। सावधान रहना माननीय मुख्यमंत्री साहब भजनलाल जी, सावधान रहना माननीय प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब, और सावधान रहना श्री मान ओकर सिंह लखावत साहब। मैं ना दोषी था ना रहूंगा ना ही हूँ। मैंने कभी दलितों के खिलाफ नहीं बोला, पूरा जीवन दलितों के साथ खड़ा रहा। मेवात क्षेत्र में पूरा जीवन दलित सेवा में समर्पित रहा। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कांग्रेसी नेताओं का विरोध किया जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, राम को काल्पनिक बताते थे। हिटलर के मंत्री जोसेफ गोयबल्स ने कहा था कि एक झूठ को जितनी बार बोलना है बोलो, बार बार दोहराओगे तो लोग इसे सच मानने लगेंगे। वैसे ही आप लोग कांग्रेस के झूठे प्रचार और सत्ता के अहंकार और खोने के डर से कांग्रेस के फैलाए गए जाल में फंस गए। मैंने सत्ता की कभी परवाह नहीं की क्योंकि राज और सत्ता कभी भी स्थायी नहीं होती है। सच तो यही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। कुल मिलाकर दोस्तों वो कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हटाकर गलती कर दी और वो बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपाइयों को आपस में इसी तरीके से लड़ना चाहिए और खुद ही तय करे कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि बीजेपी के लोग दूसरों की पार्टी में फूट पड़वाते रहते हैं। अब खुद के पार्टी में वही हो रहा है जो दूसरों में करना चाहते हैं। दोस्तों साथ साथ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ सोमवार को भारतीय युवा कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के अंदर पाकिस्तान के उच्चायोग यानी कॉन्सुलेट के सामने जाकर जोरदार प्रोटेस्ट किया। दोस्तों बाद में यूथ कांग्रेस के कई पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक प्रदर्शनकारी कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के नेता ने कहा कि आतंकवादियों ने निर्दोष
निर्दोष और निहत्थे लोगों को मारा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हर युवा कांग्रेस का सदस्य इस तरीके के हमले का पुरजोर तरीके से डंके की चोट पर विरोध करता है और आगे भी करता रहेगा। साथ साथ एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में आग लगने की घटना को गंभीरता से लेने के लिए बोला है दोस्तों, और आग बुझाने में देर से आई गाड़ी के बारे में सवाल खड़ा किया है दोस्तों। फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी समय बाद आई थी। रविवार के तड़के दक्षिण मुंबई के अंदर केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय यानी ईडी के कार्यालय में भीषण आग लग गई दोस्तों। अधिकारियों के अनुसार इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसमें दस्तावेज और उपकरण जल गए या क्षतिग्रस्त हो गए। एनसीपी एसपी के सांसद सुले ने प्रेस वार्ता में कहा कि ईडी कार्यालय में आग लगने की घटना गंभीरता का विषय है। इस क्षेत्र में कोई भीड़ भाड़ भी नहीं होती है, यहाँ पर कोई पार्किंग भी नहीं होती है, तो दमकल की गाड़ियां आने में इतना टाइम कैसे लग गया? आग तो 10 से 15 मिनट में बुझा लेना चाहिए था। कुल मिलाकर दोस्तों जो डॉक्यूमेंट नष्ट हुए हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट है, इस बारे में भी जानकारी देनी चाहिए अगर आप भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार का बहुत गंभीर मामला है और इस पर एनसीपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियों को जोरदार प्रोटेस्ट करना चाहिए दोस्तों। पता करना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जलकर रद्द हो गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ईडी के दफ्तर में इस तरीके से आग लग जाना और उसमें डॉक्यूमेंट का नष्ट हो जाना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहलगाम में पिछले सप्ताह हुए बर्बर आतंकवादी हमले पर दुख और पीड़ा व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव आम सहमति से पारित किया गया और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने तथा प्रगति में बाधा डालने के नापाक इरादे को हराने के लिए दृढ़ता से लड़ने का संकल्प लिया गया है दोस्तों। पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए और ऐसे में जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अंदर विशेष सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने प्रस्ताव रखा और सुरिंदर चौधरी के प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया दोस्तों। सत्र की शुरुआत पिछले सप्ताह इस त्रासदी में मारे गए लोगों के कुछ पल का मौन रखकर श्रद्धांजलि के साथ किया गया। प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर के अंदर हुई हिंसा का जोरदार विरोध किया गया दोस्तों। वहीं पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कॉमेडी का पात्र बने हुए हैं दोस्तों। ऐसा ही एक मामला सामने आया है आगरा से, जहां पर आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के 28 कार्यकर्ता श्रीनगर के लाल चौक पर भगवा झंडा फहराने के लिए ट्रेन से रवाना हुए और मीडिया में रिपोर्ट भी दी गई दोस्तों। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय झा ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो हम AK-47 लेकर पाकिस्तान के अंदर घुसने को तैयार है। यानी दोस्तों इस पूरे मौके पर अपनी छवि चमकाने के लिए और मीडिया अटेंशन के लिए इस तरीके का बयान देकर कहीं ना कहीं ये लोग गोदी मीडिया का फुटेज ले रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से कहीं ना कहीं माहौल खराब किया जाता है दोस्तों और भारत की छवि खराब होती है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले के महान संघर्ष और समर्पण पर आधारित फिल्म फुले देश भर में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग करते हैं कि फुले फिल्म को सभी राज्यों के अंदर टैक्स फ्री किया जाए ताकि समाज के हर वर्ग, खासकर महिला, गरीबों और वंचित तबकों तक फुले दंपति के विचार पहुंच सके। ये समय है कि हम अपने असली नायक का सम्मान करें, उनकी प्रेरणा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। फुले केवल एक नाम नहीं बल्कि एक क्रांति है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में लखनऊ के हैरतगंज पुलिस स्टेशन में लोक गायिका और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर मुखर रहने वाली नेहा सिंह राठौर के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है दोस्तों। यह मामला कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज की गई है, जिसमें उन पर देश की अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द और शांति व्यवस्था को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता और आरोपों को गंभीरता से बताते हुए FIR कवि अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह निर्भीक की ओर से की गई है और शिकायत दर्ज करते हुए आरोप लगाया गया है कि निर्दोषों की शहादत पर सवाल उठाए गए हैं, बल्कि समाज में धार्मिक और जातीय वैमनस्य फैलाने की कोशिश की गई है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि नेहा ने कथित राष्ट्र विरोधी बयान फेमस होने के लिए दिया है। अब इस पूरे मामले पर देखते हैं क्या कार्रवाई की जाती है। साथ साथ बीजेपी के अंदर अनुशासन और संगठनात्मक मर्यादाओं को लेकर उठे सवाल के बीच में सागर की महापौर संगीता सुशील तिवारी रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंची और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर विवादित फैसलों पर सफाई दी गई दोस्तों। उन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष VD शर्मा, प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और प्रदेश के महामंत्री भगवान दास सबनानी के समक्ष न केवल लिखित में अपना पक्ष रखा बल्कि माफी भी मांगी है दोस्तों। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हाल ही में कई जनप्रतिनिधियों को पार्टी लाइन से बाहर जाकर काम करने और बयानबाजी के लिए नोटिस दिया था। संगीता तिवारी ने उन्हीं नोटिस का जवाब देते हुए माफी मांगी है दोस्तों। आप लोग की क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। और आपकी क्या राय है दोस्तों, क्यों अचानक से मोदी का फिर से दूसरा दौरा बिहार के अंदर होने जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।